तो स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, वेलकम टू द क्लास। क्लास से पहले फिर वही कुछ पंक्तियाँ। लोग कहते हैं कि बदलता है ज़माना सबको। लोग कहते हैं कि बदलता है ज़माना सबको। अरे हम वो हैं जो उंगलियों पे ज़माने को बदल देते हैं, उंगलियों पे ज़माने को बदल देते हैं। देखो, आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करता हूँ कि मैंने 2016 में जब ये चैनल बनाया था, तब इस चैनल को बनाते वक्त पता नहीं क्यों एक ख्याल था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, कहीं ना कहीं ये एजुकेशनल वीडियोस सबके लिए हेल्पफुल होंगे। और बल्कि मैं 2017-18 की बात है, जब अलग अलग जगह पे कुछ बातें होती थी, कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ बैठते थे, तो पता नहीं ये शब्द मुंह से निकलते थे कि आगे आने वाला ज़माना ऑनलाइन एजुकेशन का ही होगा। यानी एक ऐसा डिवाइस जो हर बच्चे के हाथ में 24 घंटे रहता है, एजुकेशन उसी डिवाइस पे पहुंचेगी। उस बात को हम ये सोच के तो कभी भी नहीं कहते थे कि ये इस तरह से एक महामारी आएगी और उसकी वजह से ऑनलाइन जाना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर था कि टेक्नोलॉजी जिस तरह से बदल रही है, हर चीज़ मोबाइल में जिस तरह से आ रही है, तो कल को ये एजुकेशन भी मोबाइल के अंदर आएगी। तो मुझे अभी भी वो दिन याद आता है कि जब मैं एक गैदरिंग में ये बात कह रहा था कि मोबाइल एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन इज़ द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। कहीं भी बैठे बैठे आप कहीं के भी बच्चे को पढ़ा सकते हैं। हमारे इसी चैनल पे पूरे ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया, नेपाल हो गया, और उसके अलावा भी बहुत सारी जगह से जो स्टूडेंट्स हमारे व्हाट्सएप पे रजिस्टर्ड हैं, तो सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनली वहाँ पर बच्चे इन वीडियोस को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं। तो इस तरह से ज़माना बदलता है, बदलने वाला होना चाहिए। तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाएंगी, आप उनके अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाएंगे, और धीरे धीरे ये हमारे एजुकेशन का सफ़र किसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। आज हम कोलिजन थ्योरी, यानी आज हम जो पढ़ेंगे, आज और अगले लेक्चर को मिला के कोशिश करेंगे कि आज में ही ख़त्म हो जाए। तो मैक्सिमम हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में 100% आना है। यानी एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर इस लेक्चर को माना जाएगा। कोलिजन थ्योरी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कई बार हम ये कहते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है। क्या दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आपस में लेके रख दिया, रिएक्शन हो जाएगी? नहीं, रिएक्शन ऐसे तो नहीं होगी। आपने यहाँ NaCl लिया, यहाँ सिल्वर नाइट्रेट लिया, दोनों को आपने रखा हुआ छोड़ दिया, क्या वो रिएक्ट करेंगे? वो तो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो हमारी थ्योरी ये कहती है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल शुड कोलाइड फॉर एनी रिएक्शन। यानी रिएक्शन तभी होगी जब ये मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे। सॉलिड स्टेट में क्योंकि पार्टिकल का मोशन नहीं होता, तो सॉलिड रिएक्टेंट जनरली आपस में रिएक्ट नहीं करते क्योंकि पार्टिकल का मोशन नहीं होता, कोलिजन नहीं होता। लिक्विड स्टेट में पार्टिकल का मोशन होता है, गैसियस स्टेट में और तेज होता है। यानी कोलिजन से गैसियस स्टेट में ज़्यादा होते हैं, तो गैसियस स्टेट में चीज़ें ज़्यादा फास्टली, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती हैं। अगला पॉइंट है ऑल द कोलिजन डू नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट टकरा रहे हैं, लेकिन हमेशा टकराने पे वो प्रोडक्ट बना दें ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, लेकिन हर बार एग्ज़ाम क्लियर हो जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। तो कोलिजन थ्योरी का ये पॉइंट कहता है कि मॉलिक्यूल टकराएंगे, लेकिन हर कोलिजन से प्रोडक्ट बने ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इतना एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस मिनिमम एनर्जी। जो भी मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं उनमें मिनिमम एनर्जी तो होनी चाहिए। देखो, एक कमरे में दो बच्चे बैठे हैं, किधर बैठा है किधर बैठा है, कोई जान पहचान नहीं है, कोई मोशन नहीं है, कुछ नहीं बोल रहे, ना तो उनमें दोस्ती है ना उनमें झगड़ा है, उनमें कोई भी रिएक्शन नहीं है। अब किसी तरह से उनमें आपस में कुछ झगड़ा शुरू हुआ, दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, रिएक्शन हो रही है। लेकिन एक बात सोचो कि अगर दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, उनमें एनर्जी नहीं है, वो बड़े स्लो मोशन में भागते भागते आते हैं कि मैं तेरे को
तलवार से मार डालूंगा, लेकिन तलवार उठाने की जान ही नहीं है। तो अगर मैं ये कहूँ कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, अगर उतनी एनर्जी है तब तो वो रिएक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। एक 2 साल के बच्चे के हाथ में आपने तलवार पकड़ा दी और कहा कि जाओ जाके शिकार करके आओ, क्या वो कर पाएगा? नहीं, उसमें एनर्जी नहीं है इतनी कि वो तलवार को उठा सके, तलवार को चला सके, उसमें इतनी एनर्जी नहीं है। तो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के पास एक मिनिमम एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है, जिसे थ्रेशोल्ड एनर्जी के नाम से हम पहचानते हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, रिमाइंड करा दूं आपको। थ्रेशोल्ड एनर्जी मैंने कहा था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का एनर्जी गैप, यानी रिएक्टेंट के पास अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी होगी तो रिएक्शन होगी, वरना नहीं होगी। और जो आप बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी रिएक्टेंट को देते हैं ताकि उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, क्या कहते हैं उसको? एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से उसको पहचाना जाता है। द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एट एसटीपी इज वेरी मच लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। रूम टेम्परेचर पे चीज़ें आपस में रिएक्ट नहीं करती, चीज़ें आपस में रिएक्ट नहीं करती कई बार। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत कम होती है, उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से काफ़ी कम होती है, इस वजह से वो चीज़ें आपस में रिएक्ट नहीं करती। तो इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट है, कुछ और भी पॉइंट है कोलिजन थ्योरी के, लेकिन कोलिजन थ्योरी के इन सभी पॉइंट्स को हमें एज इट इज़ रटने की ज़रूरत नहीं। रट लो तो याद कर लो, देखो बहुत अच्छा। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाए राइट द मेन पोस्टुलेट ऑफ कोलिजन थ्योरी, तो कम से कम इतना तो आप लिख सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने के लिए मैं ये कहूँगा आपसे कि आप कम से कम इतनी बात को ज़रूर याद रखो। और हमारी कोलिजन थ्योरी का सेंट्रल पॉइंट ये है कि रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल, एटम्स और आयन। कोई भी रिएक्शन सिर्फ तभी होती है जब मॉलिक्यूल, एटम और आयन आपस में रिएक्ट करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ट्वाइस HI गिव्स यू H2 एंड I2, यानी ट्वाइस HI के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं। अब 2 HI पड़े हुए हैं, वो अपने आप ऐसे रिएक्ट नहीं करेंगे। आखिर होगा क्या? समझिए, ये है एक HI और ये है दूसरा HI, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में टकराएंगे, इनमें कोलिजन होगा। अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी इनमें आपस में कोलिजन होगा। और जब ये आपस में टकराएंगे तो पुराने बॉन्ड टूटना शुरू होंगे और नए बॉन्ड बनना शुरू होंगे। यानी एक कंडीशन ऐसी आएगी कि H और I के बीच में पुराने बॉन्ड टूटना शुरू होंगे, ये पुराने बॉन्ड टूटना शुरू होंगे और हाइड्रोजन हाइड्रोजन और आयोडीन आयोडीन के बीच में बॉन्ड बनना शुरू होंगे। पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, इसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट के नाम से पहचानते हैं। ट्रांजिशन स्टेट इसको नाम दिया जाता है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट इसको कहा जाता है। फिर एक ऐसा वक्त आएगा, पुराने बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाएंगे और नए बॉन्ड पूरी तरह से बन जाएंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आयोडीन आयोडीन, पुराने बॉन्ड टूट गए, नए बॉन्ड बन गए और इस तरह से हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होगा। अब इस सारे प्रोसीजर में हमारे पास ये 2 नए शब्द आए हैं, ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ट्रांजिशन स्टेट इज़ अ इंटरमीडिएट स्टेज। इट इज़ अ इंटरमीडिएट स्टेज जहाँ पे पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। यानी रिएक्टेंट को जब प्रोडक्ट में बदलना होता है, तो मैंने आपको ग्राफ बताया था कि रिएक्टेंट, थ्रेशोल्ड एनर्जी, प्रोडक्ट, ये बताया था। तो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ के करस्पॉन्डिंगली रिप्रेजेंट करती है। यानी पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं और ये ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट में भी बदल सकता है अगर कंडीशन फेवरेबल हुई, और रिएक्टेंट में भी बदल सकता है। यानी बिल्कुल बीच में होता है, कैन बी कन्वर्टेड एंड कैन बी कन्वर्टेड बैक टू द रिएक्टेंट। तो ट्रांजिशन स्टेट एक अनयूजुअल इंटरमीडिएट स्टेज होती है जिसमें कुछ भी हो सकता है, रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट भी। अगर आपने एनर्जी कंडीशन को फेवरेबल रखा तो वो प्रोडक्ट के अंदर बदलता है।
अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक इंपॉर्टेंट नोट आपने याद रखना है कि ट्रांजिशन स्टेट possess unusual order of reaction. Transition state possess unusual order of reaction. ये एक अलग से पॉइंट आता है। जो आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो वहाँ पर ये अक्सर पूछा गया है कि ट्रांजिशन स्टेट का ऑर्डर 0 होता है, 1 होता है, डेफिनेट होता है, अनयूजुअल, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट एक अनयूजुअल कंडीशन है, अनसर्टेन। वो रिएक्टेंट में भी जा सकता है, प्रोडक्ट में भी जा सकता है। अगर पुराने बॉन्ड फिर से बन गए तो रिएक्टेंट में जाएगा, नए बॉन्ड बन गए प्रोडक्ट में जाएगा, तो इसीलिए उसका एक अनयूजुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो यहाँ से अब आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड करते हैं उसकी वजह से रिएक्शन होती है। अब हमारे पास एक और नई टर्म आती है जिसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी के नाम से पहचानते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, इसे हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी के नाम से पहचानेंगे। ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी का नाम यहाँ पर बनेगा कि पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड कितने कोलिजन होते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब यही तो होता है ना, पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट भी क्या होती है, पर सेकेंड। तो कितने कोलिजन पर सेकेंड वहाँ पर हो रहे हैं, उसे हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक और शब्द आता है जिसे इफेक्टिव कोलिजन कहा जाता है, इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। अब इफेक्टिव कोलिजन देखो मीनिंग क्या हुआ। एक बात कॉमन है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे और उनके टकराने से रिएक्शन होती है, ये बात जरूर है, सही है। लेकिन हर मॉलिक्यूल रिएक्शन दे ये जरूरी नहीं है। मैच में बॉलर बॉल फेंकता है, बैट्समैन हिट करता है, लेकिन हर एक हिट किए हुए शॉट पे स्कोर मिले ये ज़रूरी नहीं है। हमेशा स्कोर वहाँ पर नहीं मिलता। कभी कभी बॉल इधर उधर होगी, कैच आउट हो गया, कुछ हो गया, हमेशा स्कोर नहीं मिलता। ऐसे ही मॉलिक्यूल टकराते हैं, बार बार टकराते हैं, लेकिन उनमें रिएक्शन हर बार हो जाए ज़रूरी नहीं है। हाँ, वो कोलिजन जिनकी वजह से रिएक्शन होती है, वो कोलिजन जिनकी वजह से रिएक्शन होती है, उन्हें इफेक्टिव कोलिजन कहा जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कोलिजन्स विच रिजल्ट इन रिएक्शन। कोलिजन विच रिजल्ट इन रिएक्शन, इसे हम कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन के नाम से या एक्टिवेटेड कोलिजन के नाम से भी इनको हम पहचानते हैं। तो अभी में कई सारे नए शब्द आ रहे हैं। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स हमारी डेली लाइफ से कनेक्टेड होता है। जैसे डेली लाइफ में आप प्रयास करो, एफर्ट्स करो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एफर्ट्स आपको हमेशा सक्सेस दिलवाए। कभी कभी सक्सेस नहीं भी मिलती, वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने एफर्ट्स को छोड़ दें क्योंकि एक बार में सक्सेस नहीं मिली तो कभी नहीं मिलेगी। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्या पता कौन सा कोलिजन इफेक्टिव हो जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, व्हाई ऑल द कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव। अब किसी ने पूछा, भाई बताओ आखिर ऐसा क्यों है। होता है ना, बहुत सारे लोग क्वेश्चन मार्क होते हैं, उनके माथे पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ होता है, उन्हें हर चीज़ में सवाल दिखता है। लाइफ में कहते हैं कि क्वेश्चनिंग इज मस्ट, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसरिंग इज ऑल्सो मस्ट। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसरिंग भी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन बैंक ही बन के रह जाएं। ज़रूरी है क्वेश्चन दिमाग में आए तो आंसर भी एक्सप्लोर करने की क्षमता आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। तो किसी ने कह दिया कि भाई सारे कोलिजन तो इफेक्टिव नहीं होते, हम डेली लाइफ में देखते हैं जनरली ऐसा नहीं होता। किसान खेत में बीज लगाता है लेकिन हर बीज में से पौधा बन जाए, ऐसा नहीं होता।
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लस माइनस बना रहता है। तो एक ने कहा कि भाई क्यों, आखिर ऐसा क्यों है, जवाब दो, आखिर ऐसा क्यों है, वाई ऑल द कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव, इसका रीज़न बताओ, इसका रीज़न क्या है। तो देखो इसका रीज़न मैं कुछ इस तरह से बताता हूँ। मैं इसी रिएक्शन को यहाँ पर दोबारा से कंसीडर करता हूँ और इसी रिएक्शन से इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई सभी कोलिजन इफेक्टिव क्यों नहीं होते। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। अब देखिए, जैसा कि आपको कहा गया था कि ये मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं और इनके टकराने की वजह से रिएक्शन होती है। अब हमारा पहला फैक्टर ये हो सकता है ड्यू टू लैक ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी, लैक ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं लेकिन उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है। कभी कभी देखा होगा ना आपने स्कूल में, असेंबली में, स्कूल के लिए कोई बहुत बड़ा काम हुआ और माइक पे जो भी मंच संचालन कर रहे हैं माइक पे हैं, वो पूरा जोर लगा के चिल्लाते हैं कि लाउड अप्लॉज, वेलकम हिम विद अ लाउड अप्लॉज। कई बच्चे तो वाकई जोश जोश में पूरी ताली बजाते हैं, पूरी ताली, लेकिन कई बच्चे लड्डू बनाते हैं, लड्डू इस तरह से, इस तरह से, यानी वो क्लैपिंग तो कर रहे हैं लेकिन उसमें एनर्जी नहीं है। अगर एनर्जी नहीं है तो साउंड नहीं आएगी, आवाज़ नहीं आएगी, लड्डू बनेंगे, आवाज़ नहीं आएगी। तो बात वही है कि मॉलिक्यूल टकराते हैं लेकिन उनके टकराने में इतनी एनर्जी होती ही नहीं कि रिएक्शन हो पाए, इतनी एनर्जी होती ही नहीं। और दूसरा फैक्टर है लैक ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन, लैक ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये हमारा दूसरा फैक्टर। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब असेंबली में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि वेलकम हिम विद द लाउड अप्लॉज। आपने लड्डू छापने शुरू कर दिए, आपको वहीं से पॉइंट आउट कर दिया गया, भाई ताली ठीक ढंग से बजाओ, क्लैपिंग ठीक ढंग से बजाओ, पूरी एनर्जी के साथ बजाओ। आप भी कहाँ मानने वाले थे, वो शेर के बच्चे हैं तो आप बब्बर शेर के बच्चे हैं। आपने क्या किया, ताली बजाने में पूरी एनर्जी लगाई लेकिन ऐसे ताली ना बजा के ऐसे ताली बजानी शुरू कर दी। इस तरह से एनर्जी लग रही है, पूरी एनर्जी लग रही है, लेकिन फ़ायदा क्या है, साउंड आ रही है, बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। आपके एग्ज़ाम के रिजल्ट की ही बात है, एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आते। इसके दो कारण। पहला कारण, भाई आपके पास किताब नहीं है, आपके पास ऑनलाइन क्लास नहीं है, पहला कारण। ठीक है, आपके पास एनर्जी नहीं थी, एनर्जी फैक्टर नहीं था, तो आपके पेरेंट्स ने क्या किया कि आपको से कहा कि भाई किताब पढ़ी है, किताब ले आओ और चलो पढ़ाई करो। आपने क्या किया, आप किताब लाए, ज़रूर लाए, कहानियों की किताब लेके आ गए, 24 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया। आप मेहनत कर रहे हो, एनर्जी है, लेकिन ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। जहाँ मेहनत करनी चाहिए वहाँ मेहनत नहीं है, ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। ऑनलाइन क्लास चल रही है एक मोबाइल पे और दूसरे मोबाइल पे चल रहा है गेम। क्लास चल रही है, एनर्जी है, सब कुछ है, लेकिन ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन, हमारा ध्यान कहीं और लगा हुआ है, वो ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा तो रिएक्शन भी कभी भी नहीं होगी, हमें डिज़ायर्ड गोल कभी भी नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एनर्जी भी हो, यानी आपके पास एक टारगेट भी हो, जोश भी हो, उत्साह भी हो, और उसके साथ साथ एक आपका प्रॉपर टाइम टेबल भी हो, एक कार्य करने की प्रणाली भी हो। अगर आप उस ढंग से कार्य करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी। इस पॉइंट को समझना। तो अभी मैंने बताया कि रिएक्शन कोलिजन्स की वजह से होती है और नंबर ऑफ कोलिजन्स जो पर सेकंड होते हैं उसके बारे में बताया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और जिनसे रिएक्शन होती है इफेक्टिव कोलिजन, ट्रांजिशन स्टेट जहाँ पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, सभी कोलिजन्स इफेक्टिव क्यों नहीं होते, ये हमने यहाँ पर सीखा। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। एग्ज़ाम में इस बात को बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन ऐसे आएगा
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। आप पूरा ध्यान ना दे पाने की वजह से आंसर इधर का उधर, उधर का इधर कर जाते हैं। अगर आपसे कहा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, देन इट मस्ट बी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन ओनली। अब याद हो आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक चाय का एग्जाम्पल दिया था। उस वक्त भी मैंने कहा था कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे, हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन जनरली, नॉट ऑलवेज, इस बात को भी याद रखना, हमेशा नहीं होता, जनरली डबल टू ट्रिपल इंक्रीज होती है। लिख लेना, विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल टू ट्रिपल। ये प्रैक्टिकली काफी रिएक्शंस में पाया गया है। अब इस बात को बताने के लिए हम एक नई टर्म यूज करते हैं जिसे टेम्परेचर कॉफिशिएंट के नाम से पहचानते हैं। ईटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, और ईटा इसको कहा जाता है। फॉर्मूला है रेट एट T+10 डिवाइडेड बाय रेट एट T केल्विन, यानी दिस इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एट द डिफरेंस ऑफ 10 डिग्री टेम्परेचर। जब कोई भी रिएक्शन हो रही है और 10 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है तो उसका जो रेशियो है इसे हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट ईटा कहेंगे। अब टेम्परेचर कॉफिशिएंट की डेफिनेशन भी लिख लो साथ के साथ। इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन विद द डिफरेंस ऑफ 10 डिग्री टेम्परेचर, इसे टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहा जाता है। और टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू ये कॉम्पिटिटिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी क्या कहा था कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल टू ट्रिपल, यानी दुगनी से तिगुनी, तिगुनी से ज्यादा नहीं, दुगनी से तिगुनी, डबल टू ट्रिपल। तो ईटा की वैल्यू 2 से ज्यादा लेकिन 3 से कम, 2 होती है या 2 से ज्यादा, 3 से कम, ये वैल्यू टेम्परेचर कॉफिशिएंट की। इस पॉइंट को यहां पर आपने याद रखना है। ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर रिएक्शन में टेम्परेचर नहीं दिया गया तो ये टेम्परेचर 298 केल्विन, रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको 298 केल्विन और वो 298 + 10 308 केल्विन, वो जनरली वहाँ पर कहा जाता है। होमवर्क में एक छोटा सा क्वेश्चन जस्ट ट्राई करने के लिए, खेलने के लिए, बच्चे के पास खेलने के लिए कुछ खिलौने भी तो होने चाहिए ना। वाई रेट ऑफ रिएक्शन increases with 10 डिग्री rise in temperature। 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, तो आखिर क्यों बढ़ती है? भाई छोटा सा क्वेश्चन पूछा मैंने, आपके लिए क्या बात है, कुछ नहीं, ये छोटी सी बात है आपके लिए। आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें सॉल्व कर देते हैं, ये छोटी सी बात है, इसको बताने की कोशिश करना। अब अगली चीज है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। देखो यही मैं फर्क कह रहा था आपसे कि पिछला टॉपिक था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट इसको अर्हीनियस इक्वेशन के नाम से भी पहचानते हैं। तो कहीं डिस्कस द अर्हीनियस इक्वेशन और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, यही सब कुछ करना है जो यहाँ पर बताया जा रहा है, वो करना है। अब अर्हीनियस ने हमें एक इक्वेशन दी। अर्हीनियस इक्वेशन में लिखता हूँ k = A × E अपॉन RT। अर्हीनियस ने हमें एक इक्वेशन दी। अच्छा, ये इक्वेशन कैसे आई? चलो पहले मैं इस इक्वेशन के कंपोनेंट को थोड़ा सा ऐसे बताता हूँ। अभी मैं आपको बता रहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन होती है, तो कोई रिएक्शन कितनी फास्ट होती है, ये दो बातों पे डिपेंड करता है।
पहला ये डिपेंड करता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे, यानी कितनी जल्दी जल्दी वो आपस में टकरा रहे हैं उसके ऊपर, और फिर ये डिपेंड करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स whose collisions are effective, whose collisions are effective। अब इस बात को आप भी मानोगे, दो तरफ सेनाएं खड़ी हैं, युद्ध कितनी जल्दी खत्म होगा, जितनी जल्दी वो आपस में टकराएंगे, जितनी जल्दी कोलिजन होगा और जितनी जल्दी इफेक्टिव कोलिजन होंगे। तो जितनी जल्दी जल्दी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे और जितने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगे उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। ये बात यहाँ से मालूम पड़ती है। अब इसी चीज़ को बताने के लिए अरीडियस ने कहा रेट कांस्टेंट ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई रेज टू द पावर ई अपॉन आर टी। ध्यान रखना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को ए रिप्रेजेंट करता है, अरीनियस फैक्टर भी कह सकते हैं, इसे ए कहा जाता है। पुरानी इक्वेशन में ए की जगह जेड और रो का इस्तेमाल करते थे, अभी सिर्फ ए का इस्तेमाल करो। ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हुज कोलिजन्स आर इफेक्टिव। अब इस पॉइंट को लास्ट तक याद रखना, क्योंकि मैं बार बार आपसे पूछ सकता हूं कि इनमें से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हुज कोलिजन्स आर इफेक्टिव को रिप्रेजेंट करने वाली टर्म कौन सी है। तो आपका जवाब ई रेज टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हुज कोलिजन्स आर इफेक्टिव। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हटाना है तो दोनों तरफ का ln, यानी ln k ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, यहाँ ln लगाया, यहाँ ln लगाया, माइनस ई अपॉन आर टी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हटा के हमने इसको नॉर्मल फॉर्म में यहाँ पर लिखा। तो ये है हमारी जनरल अरीनियस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, और ये है इक्वेशन नंबर 2। एग्जाम में आता है राइट अरीनियस इक्वेशन, दोनों ही लिख के आएंगे, दोनों ही लिखनी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी और नॉन एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी, दोनों ही। फिर आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जानना है। लेट एट टेम्परेचर T1, अब एट टेम्परेचर T1 हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे ln K1 ln A माइनस ई ए अपॉन आर T1। हम ये मानते हैं कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट उतनी ही रहती है, पहले ही मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से बहुत कम कोलिजन फ्रीक्वेंसी में फ़र्क पड़ता है। नॉर्मल किसी पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी में बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में बहुत फ़र्क पड़ता है, तो इसको अरीनियस कांस्टेंट मान लिया जाता है। तो ये वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट रहती है। तो ये कांस्टेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी भी वहाँ पर हमने सेम मानी है, उसको चेंज नहीं किया है। आर आपका गैस कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर अगर T1 है तो रेट कांस्टेंट K1। ऐसे ही अगर टेम्परेचर T2, एट टेम्परेचर T2, T2 हमेशा हाई टेम्परेचर होगा और T1 हमेशा लोअर होगा। सो आई कैन से ln K2 ln A माइनस ई ए अपॉन आर T2, क्योंकि ये तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर, अरीनियस फैक्टर जो कि बिल्कुल कांस्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट माना, आर हमारा कांस्टेंट है। तो इस तरह से हमारे पास दो अलग अलग टेम्परेचर पे ये अरीनियस इक्वेशन आ गई, ये अरीनियस इक्वेशन बन गई। नाउ सब्ट्रैक्ट K1 फ्रॉम K2। अब आप K1 को यानी ln K1 को ln K2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान रखो। तो कैसे देखो, ln K2 माइनस ln K1, ln K2 माइनस ln K1, और ये वैल्यू है ln K2 की, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ln A माइनस ई ए अपॉन आर T2 माइनस ये ln K2 आ गया, और ये ln इसकी वैल्यू A
माइनस ई ए अपॉन आर टी वन, ये आ गया। ध्यान से देख लो, कई बार लिखते हुए एक आध सेंटेंस इधर उधर हो जाता है, लेकिन जरा ध्यान से देख लो। एल एन ए ई अपॉन आर टी टू ई अपॉन आर टी वन। एल एन मतलब नेचुरल लॉग, और अगर कोई एल एन में इस तरह से होता है तो हम उसको डिवीजन में ले सकते हैं। तो आई कैन राइट इट एज एल एन के टू अपॉन एल एन के वन। मैथमेटिक्स में तो पढ़ते ही हो। एल एन ए से एल एन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस रह जाएगा। सो आई कैन राइट ई ए अपॉन आर टी वन माइनस ई ए अपॉन आर टी टू। ई ए अपॉन आर टी वन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, माइनस ई अपॉन आर टी टू। जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, एल एन के टू बाई के वन ई ए अपॉन आर, वन अपॉन टी वन, वन अपॉन टी टू भी कांस्टेंट, ई और आर कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, वन अपॉन टी वन और ये टी टू आ गया। और यहाँ पर दो चेंजेस करते हैं साइमल्टेनियसली, दो चेंजेस। एक तो एल एन हटाओ, एल एन हटाने के लिए 2.303 लॉग का इस्तेमाल करते हैं। के टू बाई के वन इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर, और इसका एलसीएम ले लो, और ये एलसीएम लेके क्या बनेगा आपके पास, T2 T1 और T2 माइनस T1। चाहे नीचे वाले को T1 इंटू T2 लिख दो या T2 T1 लिख दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये T2 माइनस T1 ये आपके पास आ गया। 2.303 लॉग को यहाँ ले जाओ या 2.303 को वहाँ शिफ्ट कर दो, तो log K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। दिस इज द इक्वेशन जो हमारा रिजल्ट यहाँ पर आता है। जो रिजल्ट आपको रटना है, जो याद करना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब आप अपीयर होंगे तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको बताना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताते हैं तो इनको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते हैं, बात यही रहती है। तो ये इक्वेशन बहुत सारी जगह जहां भी किसी कांस्टेंट पे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वहां पर बताने के लिए इस इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो समझ लो, पहले मैंने ये समझाया कि रेट ऑफ रिएक्शन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। फिर इसके लिए अरेनियस की इक्वेशन आई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हटाने के लिए एल एन का इस्तेमाल किया। टेम्परेचर T1 है, इनको हमने कांस्टेंट रखा, कांस्टेंट माना हमने। टेम्परेचर T2 है, ये आ गया। फिर K2 में से K1 को माइनस किया, जो कैंसिल हुआ, ये लॉग में है तो ये अप डाउन हो गया, और इस तरह से सॉल्व करके ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनी। एक छोटा सा डेरिवेशन और आएगा, लेट इक्वेशन नंबर 2 अलग से ऐसे लाइन लगा के अलग से लिखना, ये डेरिवेशन के तौर पे आ जाता है। लेट इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 है एल एन के एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2 जिसको हमने यहां पर कंसिडर किया। एल एन हटाओ, एल एन हटाओ, एल एन नेचुरल लॉग कहा है, कहीं कोटा मत पहुंच जाना कि एल एन हटाओ, बेकार में नोटिस वगैरह आ जाते हैं इन चीज़ों पे। तो एल एन नेचुरल लॉग कहा है मैंने। सो दिस इज 2.303 लॉग के 2.303 लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये हमारे पास। अब इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड इक्वेशन बाय 2.303, पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दो। सो 2.303 लॉग के 2.303 और लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। 2.303 कैंसिल आउट हुआ,
So now I can say log k is equal to log a minus e upon 2.303 RT। ये एक्सप्रेशन डेराइव करने को आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि डेराइव द रिएक्शन, इस एक्सप्रेशन को डेराइव करो। कभी न्यूमेरिकल आ जाएगा, कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी दी गई है ए निकालो। तो अगर कभी भी आर्हेनियस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो तो हम अपने इस एक्सप्रेशन का यहाँ पर यूज़ करते हैं, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, एक छोटा सा क्वेश्चन, कैन अ रिएक्शन हैव जीरो एक्टिवेशन? देखो जल्दी से बताओ। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी का टॉपिक तो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या किसी रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकती है? मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी बैरियर मैंने आपको बताया था, तो उसमें साफ कहा था कि अगर एनर्जी बैरियर नहीं होगा तो सभी रिएक्शन इंस्टेंटेनियस स्पॉन्टेनियस हो जाएंगी। जितने ब्रिज हैं सभी तुरंत कोरोड हो जाएंगे, जितनी भी चीज़ें हैं सभी में तुरंत कंबशन हो जाएगा। तो क्या किसी रिएक्शन में जीरो एक्टिवेशन एनर्जी हो सकती है? नो, नॉट पॉसिबल। आगे लिख लेना, नो नॉट पॉसिबल, बिकॉज इफ एक्टिवेशन एनर्जी वुड हैव बीन जीरो then all the reaction become instantaneous, spontaneous and all the collisions become effective। मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आएगा कि इनमें से किस कंडीशन में सभी कोलिजन इफेक्टिव होंगे? सभी कोलिजन इफेक्टिव होंगे किस कंडीशन में? तो आपका जवाब, जब एक्टिवेशन एनर्जी ज़ीरो हो। और हम जानते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी ज़ीरो नहीं होती। हमें इस चीज़ को यहाँ से समझने की ज़रूरत है। अगला, what happen to a reaction when temperature is infinity? Temperature is infinite। अगर टेम्परेचर इनफाइनाइट है तो क्या होगा? मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि टेम्परेचर अगर लगातार बढ़ाते जाएं, क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी? जैसे मैंने कहा था कि आप में से कोई चाय बनाने का धंधा शुरू करता है, कहता है भाई इसमें तो बहुत फ़ायदा है, अगर मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे चाय बनाता हूँ तो मुझे चाय बनाने में 10 मिनट का समय लगता है। फिर बाय चांस वो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर गया, उसे मालूम पड़ा कि 10 डिग्री टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी, ट्रिपल भी हो सकती है। हम मिनिमम में गुजारा करने वाले लोग हैं, डबल हो जाएगी। फिर उसने कहा कि नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी, मैं टेम्परेचर और बढ़ाऊँगा, अब चाय बनने में और कम समय लगेगा, जितनी जल्दी चाय बनेगी उतना ज़्यादा मुनाफा होगा। उसके दोस्त ने कहा कि ऐसे नहीं मानना भाई, तू और टेम्परेचर बढ़ा, तो अब उसने टेम्परेचर और बढ़ा दिया, तो अब जो है और कम समय लगा। टेम्परेचर उसने और बढ़ा दिया तो उसको लगा कि भाई अब तो जो है और भी कम समय लगेगा। अब 1.25 है और 1.25 है तो अराउंड 0.6 के अप्रॉक्सीमेटली जो है इतने सेकेंड का समय लगेगा। और फिर तो वो सोचने लगा कि अगर मैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे चाय बनाऊंगा तो ये तो और जो जल्दी और कम समय में ये चाय बन के तैयार हो जाएगी। फिर उसके दिमाग में आया कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मैं टेम्परेचर 160 डिग्री करूं और कोई कस्टमर मेरी दुकान के सामने आके चाय के बारे में सोचता भी है, मैं तुरंत उसको चाय दे दूं, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ी रही है। बट आप जानते हो अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे तो जो पानी चाय बनने को रखा है ना, वो पानी उड़ जाएगा, वो पानी ख़त्म हो जाएगा। तो टेम्परेचर इन्फिनिटी किसी भी रिएक्शन में हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर टेम्परेचर इनफाइनाइट लेंगे, एक तो थियोरेटिकली उस पर सभी कोलिजन इफेक्टिव होने चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है, दूसरा टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाएगा। तो आंसर लिख लो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। नंबर 1, रिएक्टेंट विल गेट डिकम्पोज। नंबर 2, ऑल द कोलिजन बिकम इफेक्टिव, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। इस बात को समझ लो। तो इस तरह से बच्चों आज की क्लास में बेसिक बातें बताई हैं आपको। हर बात पे क्वेश्चन बनता है, हर बात पे क्वेश्चन है। अगली क्लास में मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन अपनी तरफ से डेवलप करने वाला हूं और न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। और जैसे कि शुरुआत में कहा था कि इन 2 क्लासेस में से न्यूमेरिकल
ज़रूर आना है आपके एग्ज़ाम में, तैयारी अच्छे से कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में, ऑल द बेस्ट।